अनुपम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। नमस्कार मनिंदर जी। अनुपम जी, शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में ईडी के हलफनामे पे अपना जवाब दाखिल किया है और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी अवैध है, यानी कि नाजायज है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है। इस मामले में आपको पता ही है 19 अप्रैल को सुनवाई है। तो केजरीवाल ने ईडी पर भी सवाल उठा दिया है। क्या कहते हैं आप? ईडी पे कब उन्होंने सवाल नहीं उठाया, पर आप मुझे बताएं मनिंदर जी कब। वो तो कह रहे हैं सम्मन गैर कानूनी है, मुझसे पूछताछ गैर कानूनी है, मेरी गिरफ्तारी पे गैर कानूनी है, सिसोदिया की गैर कानूनी गिरफ्तारी है, गैर कानूनी है, जैन की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, संजय सिंह की गिरफ्तारी। एक थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि केजरीवाल की कोई बात जल्दी कोर्ट नहीं मान रहा है। आप ये देखें कि आपने पहले एक के बाद एक सम्मन इग्नोर करते आप चले गए, एक के बाद एक सब। उसके बाद आपने जमानत नहीं मांगी, आप कोर्ट ये कहने गए कि साहब हमारी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है। कोर्ट ने उल्टे आपको सुना दिया कि साहब आपके खिलाफ तो काफी मटेरियल है। अभी कल आपने देखा, अब देखिए इनको ईडी ने बताया है मनिंदर जी कि 200 दिन में 100 210 दिनों में 170 आईफोन जला दिए। अब जी। आप देखिए 210 दिन यानी मतलब आप 210 दिन में 170 आईफोन आपने किए क्या? मतलब 7 महीने में 170 आईफोन। कोई भी फोन 170 आईफोन कोई कैसे बदल सकता है 7 महीने में? यानी 17, मतलब आप 170 आईफोन बदलने के आप, मतलब मैं इसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खुद ही बड़ा परप्लेक्स हो जाता हूँ कि साहब 170 आईफोन कोई कैसे बदल। फिर भी अगर आदमी बदलता है तो किसी को दे देता है, आईफोन इतना कीमती होता है। कीमती कुछ होता है। कर तमाम लोगों ने तोड़ दिए साहब, इन्होंने जला दिए, जला दिए इन्होंने। और उसके बाद अब जो यूज कर रहे हैं उसका पासवर्ड नहीं बता रहे। 171वां ईडी इनके मुंह के सामने लेती है, वो आईफोन तो चेहरा भी पहचानता है तो आड़ा तिरछा मुंह बना लेते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। मे बी उसके वो बाद उसमें फेस फेस वाला इन्होंने ना दिया हो, थंब दिया हो या कुछ और दिया ईडी हो। थंबनी फेस ये ईडी कहती है कि साहब इनका फेस है, क्योंकि जब भी इनके चेहरे के सामने आईफोन लगाया जाता है तो आंख बंद कर लेते हैं, तो आड़ा तिरछा मुंह डाल लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। वैसे भी लोग कह रहे हैं जेल में इतने दिनों में उनका चेहरा ऑलरेडी इतना चेंज हो चुका है कि शायद आईफोन पहचान नहीं रहा। ये भी हो अब सकता है। हाँ, हो सकता है। और दूसरी बात, एक हद होती है साहब। दिल्ली हाईकोर्ट किसे, एक्चुअली दिल्ली हाईकोर्ट में मामला क्या था, पता चला बच्चों को किताबें नहीं जा रही, किट नहीं जा रहे, बस्ते नहीं जा रहे, पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल ठप पड़ गए। वैसे भी तुमने खुद आरटीआई में बताया है कि तुमने 10 साल में 9 साल में एक एक स्कूल नहीं बनाया, नॉट इवन वन, एक अस्पताल नहीं बनाया है। हमारे व्यूअर्स जान लें कि दिल्ली के जितने अस्पताल आप नाम सुनते हैं, चाहे वो एम्स हो, चाहे सफदरजंग हो, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, ये सारे अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अस्पताल नहीं है, दिल्ली राज्य सरकार के अस्पताल नहीं। दिल्ली राज्य सरकार का आप एक अस्पताल आप नहीं गिना सकते, एक अस्पताल बंदे नहीं बनाया। आप कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस दे रहे हैं। तुम्हारा एक सांसद इंग्लैंड भागा हुआ है, दूसरा सांसद अमेरिका भागा हुआ है इलाज कराने। स्वाति मालीवाल अमेरिका निकल गई, राघव चड्ढा इंग्लैंड में जाके बस गया, कह रहे मेरी आंख की सर्जरी है। तो कौन सी वर्ल्ड क्लास तुम वो दे रहे हो सुविधाएं? तुम्हारे सांसद बाहर जाते हैं, तुम्हारे अपने बच्चे डीपीएस में पढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री थे इनके सिसोदिया, उनको टीवी पे बोला गया कि सब आपके अपने बच्चे तो डीपीएस में पढ़ते हैं और आप कह रहे हैं हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बना रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मेरे बच्चे तो डीपीएस में पढ़ेंगे, या डीपीएस है जो भी पब्लिक स्कूल था उनका। तो वर्ल्ड क्लास स्कूल बना रहे हैं और आरटीआई बताती एक स्कूल नहीं बनाया और एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। टीन के कंटेनर में स्कूल चला रहे हो, उस पे भी बसते नहीं जा रहे हैं, स्कूल एकदम ठप पड़ गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा क्यों ठप पड़ गए? उनका साहब फाइलों पे अरविंद केजरीवाल की साइन हो नहीं पा रही क्योंकि केजरीवाल साहब जेल में गए। क्यों जेल में? अरे भाई जेल में है तो इस्तीफा दें, किसी और को बैठा है यहाँ पे। तभी दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने देश के हितों के ऊपर अपने आप को रखा है।
इससे ये नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा है, ये भाजपा नहीं कहा है, आरएसएस ने नहीं कहा है, किसी भक्त नहीं कहा है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। इतने बेईमान हो तुम। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी तुम्हारे पास डेवलपमेंट का पैसा तुम विज्ञापन में खर्च कर देते हो। पिछली बार पैसे नहीं दे रहे तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि तुम्हारे पैसे हम विज्ञापन के जब्त कर लेंगे, उससे डेवलपमेंट कराएंगे। हद होती है यार। तो इतना, और उस उन सब का तुम्हारा जवाब क्या आता है कि सुनीता केजरीवाल को तुम राबड़ी देवी बना के चुनाव प्रचार शुरू करा देते हो, राबड़ी केजरीवाल कर देते हो। माय गॉड मनिंदर जी, मतलब इतना ज्यादा पाखंड, इतनी ज्यादा मक्कारी तो मैंने भारतीय राजनीति में कभी किसी की देखी नहीं। हम लोग इंजीनियरिंग बहुत कॉलेज में हुआ करते थे तो वीपी सिंह बड़े पाखंडी निकले थे, ये तो सब उनका भी चचा निकला। मतलब मैं तो इसको देख के बंदे को हैरान हूं कि आदमी जेल में है और सुनीता केजरीवाल भगत सिंह बनी घूम रही। व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस इज दैट? मतलब तब अच्छा, दूसरी बात, ये सब करने के बाद अपने आप को भगत सिंह बनाते हो। अरे भगत सिंह शराब घोटाले में नहीं जेल गए थे भाई। तुम्हारे जो मंत्री अंदर है कहते हैं उनको भारत रत्न दे दो और तुमको नोबेल पीस प्राइज दे दो। बेशर्मी से कुछ कह रहे हैं, कुछ जाता भी नहीं है। बंदे ने आज तक ऐसी एक बात नहीं कही जो पलटी ना हो। यमुना की सफाई से लेके राम मंदिर तक हर बात कह के पलट जाता है आदमी। लेकिन एक बात समझ लिए, मैं ईमानदारी से मानता हूं और मैं तो हमेशा कहता हूं कि मैं वो बंदा हूं जिसने इनको 1 साल तक अपना चंदा दिया अपनी गाड़ी कमाई का। लेकिन इतनी ज्यादा धूर्तता, राजनीति में कौन पाक साफ है मनिंदर जी? कौन कौन बहुत सफा है? कौन किसको आप कह सकते हैं ईमानदारी का पुतला है? एक को भी नहीं कह सकते। लेकिन इतनी ज्यादा मक्कारी, एक ना एक दिन तो इसको कोलैप्स करना था। और इसकी सबसे बड़ी देखिए सबूत आप देखें, मैं 2 बातें दिखाता हूँ कि गुजरात में इनको 14% वोट मिला। गुजरात के बाद इन्होंने अभी 3 विधानसभाओं के चुनाव लड़े। तीनों विधानसभा में ये हारे नहीं मनविंदर जी, इनकी इनकी जमानत नहीं जब्त हुई। इनको तीनों विधानसभाओं में नोटा से आधा वोट मिला। किसी ने इनसे नहीं पूछा भैया तुम्हारा क्या हुआ। मैं कब से कह रहा हूं गुजरात विधानसभा के बाद इनका सितारा गर्दिश में। आपकी गिरफ्तारी हो गई, आम आदमी पार्टी कह रही थी केजरीवाल को हाथ लगाया सुनामी आ जाएगी। पत्ता नहीं खाका साहब, 10 आदमी दिल्ली में नहीं निकला तो वो आदमी पंजाब में नहीं निकला। एकदम उल्टे आपने देखा कि भगवंत मान और संजय सिंह भांगड़ा कर रहे थे कि सर छुट्टी मिली। उसके बाद ये पलट के इन्होंने उनको उनकी औकात बताई। जब उन्होंने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की तो संजय सिंह को 7वें नंबर पे रखा, पहले नंबर पे अपनी बीवी को रखा। और ये जो और जो कूद रही थी, क्या नाम है, मारलेना आतिश। और सौरभ भारद्वाज, इनको 11वें और 13वें नंबर पे रखा। अपनी हैसियत जान लो तुम लोग। जब भगवंत मान मिलने गए, क्या साहब हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, तो तिहाड़ जेल प्रशासन ने कहा साहब 6 लोगों के नाम दिए उन्होंने मिलने के, उसमें आपका नाम नहीं है, हम क्या करें? उस सबकी औकात बताई उसने। देख लो, ये पार्टी सिर्फ केजरीवाल पार्टी है। इसमें मैं रहूंगा या मेरी बीवी रहेगी, जल्दी मेरे बच्चे आएंगे। अच्छा आप बताइए, अब कल को इसके बच्चे भी आ जाएंगे तो इसमें क्या तमाशा है भाई? कौन सी बड़ी बात है? जिस लालू यादव, जिस राबड़ी ये देवी को तुम गाली देते थे, एक बार किसी ने मुझसे कहा था कि अरविंद केजरीवाल अंग्रेजी बोलने वाला लालू है। उन्होंने साबित हो गए वो। बहुत सही कहा आपने। और आप ये देखिए कि 171वां जो फ़ोन है, वो अब इनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है। जबकि आईफ़ोन की बात करें तो वो हर एंगल से आपको पहले लेता है, उसके बाद उसको रिज़र्व करता है। अब अरे इनका कौन चेहरा जाने इसने उसमें अपनी बीवी की फोटो डाल रखा, हु नोज। गजब बिल्कुल, का मक्कार आदमी है, हु नोज। बिल्कुल, इसे बिल्कुल। मालूम तो था ही ना कि मैं गिरफ्तार होने वाला हूँ। हाँ, हाँ, तैयारी तो कर बिल्कुल। ही रहे थे ना। अच्छा कौन हुँ, फोन हुँ। जलाता है मनविंदर जी? इससे पहले आपने आईफोन जलाना किसको सुना? हाँ, हाँ, उसे मालूम था कि अगर मैं आईफोन को कुछ डालूं, टुकड़े टुकड़े भी कर दूं, तो भी उसकी मेमोरी बच जाएगी, मेमोरी उसकी रिट्रीव हो जाएगी। हाँ। अरे जला दो, वही एक तरीका है, जला दो। आज तक आपने सुना है किसी ने अपने पुराने फोन जलाए हो? बंदे ने 170 फोन जला डाले। बादशाहत है उसकी, नहीं 170 साहब, फ़ोन जला दिए बादशाह, उसने। अगर बादशाह है तो शाहजहां वाले बादशाह हैं जो उन्होंने कैद में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी थी। और आप अरविंद केजरीवाल वो काठ की हांडी थे जो जितनी बार चढ़नी थी चढ़ चुकी, अब उसके जलने का समय आ गया।
अनुपम जी, आपने बात की कि ये रिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, तो उसी बात पे आते हैं कि अब इनसे रिज़ाइन ये देंगे या इनसे रिज़ाइन भी जैसे इनको लेके आए हैं ज़बरदस्ती ईडी अपने समन्स के बाद, तो रिज़ाइन का भी कुछ ऐसा ही सीन बनेगा क्या? देखिए, किसी का इस्तीफा लेने का कोई संवैधानिक प्रोविज़न नहीं है। आज नहीं तो कल कोर्ट ही कहेगी इनसे कि क्या तमाशा है। कोर्ट कह चुकी है भाई, दिल्ली हाई कोर्ट ने कल कह दिया इंडिकेट कि किया है। भाई आप, हाँ, इंडिकेट किया, साफ-साफ कहा कि उन्होंने कहा आपने अपने आप को इस देश, इस प्रदेश और इस जनता के हित के ऊपर मान लिया है। इससे ज़्यादा क्या कहा जाएगा? अब ज़बरदस्ती अभी फिर वही एक तरीका है कि साहब नहीं रिज़ाइन करेंगे। अगर ये चुनाव, देखिए चुनाव के बाद तक ये नहीं रिज़ाइन करेंगे तो सरकार बर्खास्त हो जाएगी। हाँ, मतलब बर्खास्तगी की बात भी अभी इसलिए शायद से नहीं की जा रही क्योंकि उसका भी इनको बेनिफिट मिलेगा एंड ही नोज़ कि मुझे बर्खास्त कर दें, तो मैं उसको भी भुना लूँगा। तो सब क्या कुछ आप कहते ही के हैं? इशारे से तो नहीं होगा ना। आप चाहते थे कि मैं गिरफ्तार होऊँगा तो भुना लूँगा। गिरफ्तारी हुँ, हुई, आप भुना नहीं पाए। अब भुना नहीं बर्खास्तगी पाए। होगी तो वैसे समय पे होगी कि आप उसको भी भुना नहीं पाएँगे। चुनाव तो हो जाने दें, आपकी ये इच्छा भी पूरी होगी। हर चीज़ में आपको नहीं लगता कि ये सिम्पैथी कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं? इनकी पत्नी पर भी आते हैं अभी। सिम्पैथी कार्ड कह लें, विक्टिम कार्ड कह लें, कोई कार्ड कह लें, कोई कार्ड बचा है जो इन्होंने ना खेला हो। अब तो बस इनके पास ही वही जोकर वाला कार्ड है, वही खेल लें। आज पहली बार अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपना रोड शो भी किया है और उन्होंने एक सुनीता केजरीवाल आज तक आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी नहीं ली उन्होंने, जी, प्राइमरी मेंबरशिप भी नहीं ली उन्होंने, और वो टॉप लीडर है। उन्होंने जो बात कही है वो ये कि मैं भारत की बेटी हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि भारत माँ को तानाशाही से बचा लो, 25 मई को अपने वोट की ताकत से भारत माँ को तानाशाही की जंजीरों से आज़ाद करा दो। तो ये मतलब इनको हमेशा संविधान और भारत माँ क्यों खतरे में दिखाई देते हैं? अब वही बात क्योंकि देखिए ये क्योंकि ये अपने पति को ही भारत माँ और संविधान मानती है। वो खतरे में है तो सब कुछ खतरे में। बड़ी सती सावित्री महिलाएं हैं, उनको अपना पति ही भारत नजर आता है। केजरीवाल भी नहीं अपने को ही भारत समझते हैं। जब रोड वो शो में खतरे में बोल आते रही हैं हैं। तो कहते हैं जी, भारत खतरे में है। जी। तो देखिए, इस इन तरी सब बातों का कोई मतलब नहीं मनविंदर जी, एक लाइन में समझ लीजिए, ये एक धूर्तता की पराकाष्ठा है। और मैं आपको बताऊं कि आम आदमी पार्टी के अंदर लोग घुटन महसूस करने लगे हैं। आपने देखा है कि संजय सिंह जब से स्टार प्रचारकों की सूची निकली है, तब से संजय सिंह ने अपना प्रोफाइल एकदम से बहुत डाउन कर दिया। आंख की सर्जरी के बहाने राघव चड्ढा भागे तो लौटे ही नहीं। सौरभ भारद्वाज जो आतिशी मान लेना, जब से 11वें 12वें 13वें नंबर पे गए तब से देखा उनका रोज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कमी आई है। अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी तो उनके अपने जेल जाने का रास्ता हो रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने इन दोनों का नाम दे दिया अपनी गवाही में कि साहब जो कुछ कर रहे थे ये दोनों कर रहे थे, और ये कोर्ट में मौजूद थे जब केजरीवाल ने गवाही दी। तो अब तो खुद ही फंसे हुए हैं, तो इस समय तो उनके पास साथ देने के अलावा और कोई चारा है नहीं। पर देखिए, एक संदीप कुमार करके मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो अब धीरे धीरे आम आदमी पार्टी में विद्रोह आ रहा है। ये बहुत हुआ, बहुत तमाशा हुआ साहब। अब दिक्कत ये कि वहां पे कोई सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं है। केजरीवाल चले जाते हैं तो पार्टी बिखर जाती है। तो झक मार के, जिस तरह गांधी परिवार अच्छा हो बुरा हो, अक्षम हो सक्षम हो, बेकार हो लद्दड़ हो, कुछ भी हो, गांधी परिवार कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी को बांधे हुए, उनके बगैर पार्टी बिखरती हुई नजर आती है। उसी तरह केजरीवाल के अलावा कोई है नहीं आम आदमी पार्टी में। संजय सिंह कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल की जगह लेने की। कितना सक्षम होते हैं ये समय बताएगा। लेकिन पार्टी पे भी तो खतरा आ गया है ना? जो इंडिकेट ईडी दे रहे हैं, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रहे हैं। बात है, उस एक्चुअली सिनेरियो पार्टी को में क्या आरोपी देखते बनाने हैं? वाली बात कोर्ट नहीं कही थी। कोर्ट ने कही थी कि ऐसे जो जिस तरह के हालात आप बता रहे हैं, उसमें आप पार्टी को भी आरोपी क्यों नहीं बनाते हैं। और अरविंद केजरीवाल को भी हाई कोर्ट ने अभी कहा था कि आप व्यक्तिगत कैपेसिटी में और पार्टी के संयोजक, दो दो कैपेसिटी में आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, और उनको लेके हमारे पास सबूत है। तो पार्टी खतरे में जरूर है, लेकिन पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। अव्वल तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और अगर होगा तो गलत होगा।
इसलिए कि अब ये एक नई परंपरा नहीं डाली जानी चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि एक ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल खत्म होते हुए पॉलिटिकल स्टार हैं, उनको और किसी तरह की सिंपैथी नहीं दी जानी चाहिए। सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से उन्होंने आज रोड शो निकाला है, आप उनमें कितना करंट देखते हैं? क्योंकि आज तो पहला दिन है। क्या ऐसी बात की, आप मुझे कुछ बता दे सिवाय ये कहने के कि मेरा पति जेल में है और भारत खतरे में। कोई तीसरी बात बता दे जो कि उन्होंने मंच से कही हो, जो उन्होंने दिल्ली में कही हो, जो उन्होंने रांची में कही हो, जो उन्होंने रोड शो में कही हो। और एक अजीब सा उदासीन सा चेहरा, अनअट्रैक्टिव सी पर्सनालिटी लेके खड़ी हो जाती है और वही वही बात कहती रहती है, मेरा पति जेल में है, मोदी तानाशाह है, भारत खतरे में है, संविधान बचा लो। और क्या कहती है भाई, वो अपने पति को ही भारत बता के चल रही है। पति जेल में है तो भारत खतरे में है, संविधान खतरे में। पति उनके संविधान है, पति उनका भारत है। वो क्या कह रही है, उनके पास कहने को क्या है? और कनेक्ट वो लेकिन लोगों से कर नहीं पाती हैं, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं कनेक्ट कर नहीं कर पाती हैं। पाती हैं। बिल्कुल। हाँ। आप कल्पना सोरेन से सुनीता को अगर देखते हैं तो कल्पना सोरेन बहुत उनसे आगे हैं। वो कल्पना बहुत वोकल सोरेन वोकल हैं। कल्पना सोरेन वोकल ही नहीं है, उनके अंदर एक हिंदुस्तानी टच है। जी। सुनीता केजरीवाल से ज्यादा हिंदुस्तानी तो सोनिया गांधी लगती हैं। मतलब इनके अपने, इनका जो अपना एक अंदाज है और हुँ, इनका जो हुँ। अंदाजे बयां है। मैं सुनीता, अच्छा देखिए, अरविंद केजरीवाल के अंदर और कुछ हो ना हो, जनता से कनेक्ट करने का गजब का मादा था। सुनीता हाँ, केजरीवाल में वो बात, वो बिल्कुल परसेप्शन का खेल बहुत अच्छा खेल लेते हैं ना वो। परसेप्शन का खेल बहुत अच्छा खेलते हैं। जनता से संवाद करने की उनकी शैली बहुत जबरदस्त है। देखिए, इस समय जो जनता से संवाद कर सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, वो पब्लिक से बात कर सकते हैं, उनसे संवाद बिल्कुल। स्थापित कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप देखिए, राहुल गांधी यही मात खा जाते हैं, वो कनेक्ट नहीं कर पाते और कनेक्ट करने के चक्कर में ऐसी बातें कर जाते हैं कि फिर वो एक जोकर जैसी लगने लगती है। अरविंद केजरीवाल कनेक्ट करते हैं, तेजस्वी यादव कनेक्ट करते हैं, अखिलेश यादव नहीं कनेक्ट कर पाते। अरविंद केजरीवाल कनेक्ट करते हैं, संजय सिंह कनेक्ट करते हैं। आप कुछ भी कहिए, इन लोग कनेक्ट कर लेते हैं लोगों से, इस संवाद स्थापित कर लेते हैं। आपको वो चीज, अब देखिए, जितने भी रीजनल नेता हैं, आपको केजरीवाल कनेक्ट करते मिलेंगे, पर उद्धव ठाकरे कनेक्ट नहीं कर पाते। तेजस्वी यादव कनेक्ट करते मिलेंगे, पर अखिलेश यादव कनेक्ट नहीं कर पाते। तेजस्वी यादव तो ख़ैर गज़ब का कनेक्ट करते हैं। उन्होंने जो जिस दिन दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, उस दिन जो उनकी स्पीच थी, उससे मैं तो कह आप रहा हूँ ना सबको कि मैं वो सबको लोगों आइडिया से हो गया कनेक्ट होगा। कर लेते हैं। हाँ, कनेक्ट कर लेते हैं उन लोगों से। तो कुछ नेता हैं जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो हार के भी पॉपुलर बने हुए हैं। और जी। जो नेता कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ ही दिक्कत आ रही है। अब जैसे आप देखिए, प्रियंका गांधी फिर भी लोगों से कनेक्ट कर लेती है, राहुल गांधी कनेक्ट नहीं कर पाते। ये उनकी हार की सबसे बड़ी वजह है। तो ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है। यहाँ पे जनता से एक संवाद करना बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी बड़ी ताकत है, राहुल गांधी की ये उतनी ही बड़ी कमजोरी है। आज कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक भी हो रही है, हालाँकि अभी तक बातें निकल के नहीं आई हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर के अमेठी और रायबरेली से उनको उतारने की तैयारी चल रही है। लेकिन इतना डर-डर के अपनी ही पुश्तैनी सीटों पे उतारने की बातें महसूस की जा रही हैं। क्यों? वो इसलिए वो इसलिए मनिंदर जी, क्योंकि एक फीलिंग है कि गांधी हारते नहीं, गांधी डोंट लूज। इंदिरा गांधी हार गई थी 1977 में, संजय गांधी हार गए थे, 80 में दोनों जीत गए। उसके बाद 1977 के बाद पहला गांधी हारा, और 2019 में राहुल गांधी। जी। गांधी डोंट लूज, गांधी हारते नहीं है, उनको ये बताया गया है। जब संजय गांधी को मुख्यमंत्री बनाने की बात थी उत्तर प्रदेश की, तो इंदिरा गांधी भड़क गई थी। तो कहा, गांधी मुख्यमंत्री नहीं बनते, गांधी सीधे प्रधानमंत्री बनते। तो ये एक दिमाग में एक वो है, तो वो डरते हैं कि साहब हम हार ना जाए। और दूसरी बात, अ,
राहुल गांधी 50 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं और जाहिर सी बात है कांग्रेस में अब लोग प्रियंका को आगे लाना चाहते हैं। सोनिया गांधी की जिद है कि साहब फिर मेरा लड़का क्या करेगा। तो और फिर वो थोड़ा सा अपने को लड़कों को लेकर ऑब्सेस्ड है और बाप की लेगेसी बेटे को मिलनी चाहिए, बाप की विरासत लड़के को मिलनी चाहिए। तो इसके चलते टीम प्रियंका और टीम राहुल में बहुत ढेर सारा मतभेद देखे जा रहे हैं मनविंदर जी। अब आप जैसे देखें कि इतने दिन से चुनाव प्रचार हो रहा है, प्रियंका गांधी सिर्फ एक बार आती हैं जब इमरान मसूद के लिए आती हैं सहारनपुर में। अखिलेश यादव बहुत दिनों से कह रहे हैं कि भाई हम चारों लोग मिलकर रोड शो कर लें, मतलब अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लेकिन प्रियंका उनको समय नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों की टीम में बहुत दिक्कत है। जब से अविनाश पांडे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं, तब से उनकी टीम प्रियंका से खटक गई है। तो भाई बहनों में सीधे युद्ध कम से कम जाहिर तौर पे भले ही नहीं है, फैमिली के अंदर हो सकता है। अभी दोनों की टीमों में इतना रेगुलर वॉर हो रहा है, और अगर दोनों की टीमें लगातार टकरा रही हैं, तो इस बात को विश्वास के साथ कहा जा सकता है मनिंदर जी कि कहीं ना कहीं भाई बहनों में भी एक मतभेद नजर आ रहा है। और एक बात हो रही है भाई कि प्रियंका गांधी कहती है हम रायबरेली से लड़ जाते हैं। राहुल गांधी, अब देखिए स्थिति क्या बन रही है। मानिए राहुल अमेठी से लड़ते हैं और प्रियंका रायबरेली से। रायबरेली आज तक कांग्रेस कभी हारी ही नहीं, कभी नहीं हारी। राय अमेठी ये कई बार हार चुके हैं, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के अलावा वहां सतीश शर्मा भी हार चुके हैं। तो इनको लगता है, और राहुल गांधी अभी हारे हैं, राहुल गांधी पलट के 5 साल अमेठी नहीं गए। अब आप फर्ज करें, आप एक सिचुएशन इमेजिन करें मनिंदर जी कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं और प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती है। राहुल गांधी हार जाते हैं और प्रियंका गांधी जीत जाती है। तब क्या स्थिति बनेगी? राहुल गांधी हार जाते हैं, प्रियंका गांधी जीत जाती हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, भाजपा सत्ता में आ जाती है, कांग्रेस फिर हार जाती है, कांग्रेस बिखरने लगती, टूटने लगती है, और तब उसके अंदर से आवाज होगी इस हारे हुए नेता को हटाओ और जीती हुई प्रियंका दीदी को बुलाओ। और ऑल इज नॉट वेल इनसाइड द फैमिली। परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है मनिंदर जी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको एक और मिलता है। अगर परिवार का इकलौता दामाद चिल्ला चिल्ला कह रहा है मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, और परिवार उसको नोटिस ही नहीं ले रहा है, अगर वो बात जो उसको परिवार के अंदर कहनी चाहिए थी मनिंदर जी, अगर वो मीडिया में कह रहा है, एएनआई को बुला के बाकायदा इंटरव्यू दे रहा है, इंटरव्यू बाकी लोग को देते बुला हैं। के इंटरव्यू दे रहा है, और हुँ। उसके बाद उसकी बात का नोटिस नहीं लिया जा रहा है, ये आपको क्या बताता है? हाँ, उन्होंने तो ये अपना रुमाल रखा हुआ है, उन्हें तो कोई भाव नहीं दे रहा। हाँ, तो ये दिखाता है ना कि परिवार, अगर हमारे परिवार में या आपके परिवार में मनविंदर जी सब कुछ सदस्यों के बीच में ठीक होगा, तो हम अपनी बातें करने मीडिया में नहीं जाएंगे। रॉबर्ट बडेरा का इस तरह चिल्लाना, टिकट के लिए फड़फड़ाना, तड़पना, यहां तक कहना कि मेरे पास तो विपक्षी पार्टियों से ऑफर है, धमकी देना, और उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा उनको सिरे से नजरअंदाज कर दिया जाना। और जब मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी उनको नजरअंदाज कर रही है, तो मतलब गांधी परिवार ही उनको नजरअंदाज कर रहा है। यानी प्रियंका के पति को प्रियंका के परिवार द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। यानी ऑल इज नॉट वेल। मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि उनको गांधी परिवार जो है इग्नोर कर रहा है, तो उसकी वजह क्या वही है जो उन पे तमाम सारे आरोप लगे हुए हैं, उनका चार्जशीट में नाम भी है, ये वजह अगर है उनका या कोई चार्ज अगर उनका उनका तो सिर्फ चार्जशीट पे नाम है। सोनिया और राहुल तो जमानत पे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उनसे भी 2 कदम जी, आगे। जी, जी। बात वो नहीं है, देखिए बात वो नहीं है, बात ये है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसको एक बार इमेजिन करके देखें कि अगर प्रियंका रायबरेली और राहुल अमेठी से लड़ते हैं और राहुल हार जाते हैं, इसकी अच्छी संभावना है, और प्रियंका जीत जाती है जिसकी फिर अच्छी संभावना है, तो आप सोचिए कि परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर क्या परसेप्शन बने। तो इट मीन्स ये लोग अपनी हार की वजह से अभी तक जो है अपने-अपने रुमाल नहीं रखे हैं और उधर उनके जो दामाद हैं वो चाह रहे हैं कि उनको कहीं से अ, मौका मिल जाए। देखिए उनके सामने एक बहुत अजीब सी स्थिति है। अगर वो नहीं लड़ते हैं तो ये होता है कि गांधी परिवार छोड़ के भाग गया। देखिए 3 परिस्थितियां हैं। जी। कोई नहीं लड़ता, ये हुआ गांधी परिवार ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, छोड़ के भाग गए।
अगर दोनों आके लड़ जाते हैं और राहुल हार जाते हैं और प्रियंका जीत जाती हैं, तो राहुल खत्म। और तीसरी परिस्थिति मान लीजिए कि राहुल गांधी नहीं आते, केवल प्रियंका आती, तो भी एक जगह साई होगी कि साहब प्रियंका आ गई अपनी माँ की सीट लेने, राहुल की फिर भी हिम्मत नहीं पड़ी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल है, वो तो बहुत बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, चुनाव में हमको निशाना चाहिए होता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 80 सीटें हैं। कहते हैं दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है। उत्तर बिल्कुल, प्रदेश को बड़े मार्जिन से जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई निशाना नहीं मिल रहा है। साहब निशाना लगाएं तो लगाएं किस पे? अखिलेश यादव पे क्या लगाएं, वो तो 7 साल पहले ही सत्ता से बाहर है। मायावती बिल्कुल। पे क्या लगाएं, वो तो 12 साल से बाहर है। तो केंद्र में आपकी 10 साल से सत्ता है, राज्य में आपकी 7 साल से सत्ता है, तो आप निशाना किस पे लगाएं? राहुल गांधी बाकायदा उत्तर प्रदेश छोड़ के फरार है। सोनिया गांधी, उन्होंने भी चुनाव क्षेत्र छोड़ दिया उत्तर प्रदेश। तो इनको निशाना लगाने के लिए प्रधानमंत्री और भाजपा को उत्तर प्रदेश में कोई मिल ही नहीं रहा है। अब ऐसे में अगर भाई बहन लौट आते हैं, तो बचे हुए चरण तो बड़े मजेदार हो जाएंगे मनिंदर जी। और जो 55% का आपको चुनाव प्रतिशत, वोटिंग प्रतिशत नजर आ रहा है, वो 75% हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात तो सही है। वायनाड से इनका क्या सीन है? क्योंकि अगर ये हिम्मत नहीं दिखा रहे हैं, तो इन्हें वहाँ कॉन्फिडेंट है कि वहाँ की सीट निकाल लेंगे? वायनाड का क्या सीन है? वायनाड ये निकाल लेंगे, वायनाड ये आराम से निकाल लेंगे। वहां पे मुस्लिम और क्रिश्चियन जनसंख्या मिला के 60% होती, तो वो सीट तो निकल जाएगी। मार्जिन कम हो जाएगा। मार्जिन इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि जो इनको ईसाई वोट हम भरपूर मात्रा में मिल रहे थे कि भाई सोनिया गांधी ईसाई हैं, राहुल गांधी ईसाई हैं। इस बार वहां पे ए राजा की पत्नी एनी राजा वहां पे खड़ी हो गई है। एनी राजा एक प्रैक्टिसिंग कैथोलिक क्रिश्चियन है और चर्चेस में जाती हैं और तमाम ईसाई समूहों से जुड़ी हुई हैं, और वो इनको एक अच्छी चुनौती दे रही हैं और इन्हें परेशान कर रखी हैं। वायनाड में जब ये लड़ने इस बार गए थे, तो इस बार पहली बार मुस्लिम लीग ने इनसे कहा था साहब आप वायनाड की सीट छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो करीब आधे मुसलमान हैं, आप यहाँ कर क्या रहे हैं, ये सीट हमें दे दीजिए। तो मुस्लिम लीग को इन्होंने हाथ पैर जोड़ के मना लिया। उसके बाद जो वामपंथी पार्टियां थी, जो लेफ्ट पार्टीज थी, उन्होंने एक सिरे में कहा कि आप वायनाड नहीं, आप केरल ही छोड़ दीजिए, आप केरल क्या करने आए हैं। और आप देखिए जब इन्होंने नहीं माना, तो अब माने भी क्या, इनके पास जाने कोई जगह नहीं है। तो अब देखिए लेफ्ट पार्टीज ने इनके खिलाफ, जो उनका सबसे बड़ा नेता ए राजा, उन्हीं की पत्नी को लड़ा दिया। तब ये वहां फंस गए हैं। ये बात ये जरूर जानते हैं कि वायनाड में जीते या हारे, इनका आखिरी चुनाव है। या आगे से वायनाड नहीं लड़ पाएंगे। मुस्लिम लीग भी उस सीट को वापस चाहती है और वामपंथी भी इनका विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए अमेठी एक मजबूरी भी है लौटना। लेकिन लौट आए और हार गए इस बार, तो वो खत्म हो जाएंगे, उनको ये बात मालूम है। राहुल गांधी के आगे परिस्थितियां बहुत मुश्किल है। मैं मान के चलता हूँ कि राहुल की जगह कोई भी होता तो फैसला बहुत मुश्किल होता। नहीं, सही बात है क्योंकि बीजेपी का कैंडिडेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो वहाँ कनेक्ट कर रही हैं लगातार स्मृति देखिए ईरानी। बीजेपी के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग करने के अलावा एक बात और भी है ना, 5 साल ही पलट के गए नहीं। उन्होंने 5 साल वहां झांका नहीं। हालांकि इनके पास इतनी लंबी चौड़ी विरासत है वहां पे, ये तो कभी भी नहीं देते थे अमेठी। एक आरटीआई बताती है कि साल में 65 बार विदेश जाते हैं। 65 बार विदेश जाने का मतलब है कि साल में, महीने में 5 बार से ज्यादा विदेश जाना। तो जो आदमी महीने में 5 बार विदेश जा रहा है, वो दिल्ली रह ले, बहुत बड़ी बात है। उसकी पार्लियामेंट्री अटेंडेंस 15% थी। पार्लियामेंट में जो आदमी 15%, 12% बैठ रहा है, वो वायनाड, वो ये सॉरी अमेठी कितना आता होगा। अमेठी तो पहले भी नहीं जाते थे, लेकिन वो अमेठी में इनका बहुत एक पुराना टच था, 70 के दशक से साहब, 50 साल से ज्यादा का टच था। लोग बड़ा खुश रहते थे कि हमारा गांधी परिवार से हमारा लेन देन है। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने अमेठी को इस कदर निराश किया कि 50 साल के लेन देन को दरकिनार करके लोगों ने इनको हरा दिया। अब ऐसे में इनको वापस जाने में दिक्कत हो रही है। और मनोविंदर जी, स्टेक्स इतने ज्यादा हैं, स्टेक्स इतने हाई हैं कि मैं मान के चलता हूँ कि राहुल की जगह कोई भी नेता होता, हम आप कोई भी होता, तो हम लोग को भी इसको 10 बार सोचना पड़ता कि जाए कि ना जाए। सही कह रहे हैं। काफ़ी स्थितियाँ जो हैं गड़बड़ हैं राहुल के लिए अमेठी में, प्लस इनके परिवार में भी बहुत सारी राहुल के अ, लिए पूरे देश में स्थितियां बहुत दुरूह होती जा रही हैं। अगर वो ये वाला चुनाव नहीं निकाल पाते हुए मनिंदर जी, तो आप मान के चलें कि इनको राजनीति में बहुत दिक्कत आने वाली बहुत सही कहा आपने। अ, अनुपम जी आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत। है।